जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली आप सुबह जब जगते हैं तो जगने के बाद आप फ्रेश होने के बाद एक टारगेट फिक्स करिए कि हमें आज इतना तैयार करना है, और उसमें पूरी कायनात के साथ लग जाइए। इस तरह से आप डेली अगर आप अपना फिक्स करते हैं और ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है। तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, जब जल अपघटन होता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला है, कापर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है, क्यों। दोस्तों क्योंकि उसमें इसका जल अपघटन होता है, इसमें कापर सल्फेट का सल्फेट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त होता है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। ठीक है दोस्तों, कापर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है, इसमें कापर सल्फेट का सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त होता है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। ठीक है साथियों, अगला है, यदि कोई रासायनिक अपक्रिया संतुलन या साम्यावस्था में है तो इसका क्या अर्थ है। अग्र तथा पश अपक्रियाओं की दरें समान होती है। यदि कोई रासायनिक अपक्रिया संतुलन या साम्यावस्था में है तो इसका अर्थ है कि दोस्तों अग्र और पश दोनों अपक्रियाएं की दरें समान है या समान अवस्था में। ठीक है, इनकी दरें क्या होंगी, समान। अगला, लोहे पर जंग क्यों लगता है। तो लोहे का ऑक्सीकरण होने लगता है, लोहे का ऑक्सीकरण होने के कारण जंग लगता है। ध्यान रखना, तो जंग कब लगता है, जब नमी और हवा की उपस्थिति में लोहा का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है तो साथियों, तो लोहे का ऑक्सीकरण होने के कारण लोहे पर जंग लगता है। लोहे में जंग लगने के लिए कौन से दो कारक हैं, तो ऑक्सीजन और नमी, जल यानी कि। तो लोहे में जंग लगने के लिए कौन से दो कारक आवश्यक होते हैं, ऑक्सीजन और नमी यानी कि मतलब जल। अगला है, धातु क्षय का सर्वप्रथम उदाहरण क्या है। तो लोहे में जंग लगना, जब दोस्तों लोहे में जंग लगता है तो धातु धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण हो जाती है, और एक समय आता है पूरी नष्ट हो जाती है। क्या ऑक्सीजन व नमी में से कोई अकेला कारक लोहे में जंग लगा सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों कारकों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक होता है। ठीक है, जल और नमी, वो सॉरी हवा और नमी के कारण ही जंग लगता है, एक की उपस्थिति में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, लोहे के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, जिसे हम जंग के रूप में जानते हैं। तो लोहे के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की, Zn। ध्यान रखना, गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे को जंग से बचाने हेतु उस धातु पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की। दोस्तों लोहे के जो भी औजार होते हैं या कोई वैसी चीज़ होती है उसमें जिंक की पॉलिश कर दी जाती है, जिससे उसमें क्या होता है कि लोहे में जंग नहीं लगता और वो जंग लगने से बच जाता है। ठीक है दोस्तों, और वो खराब नहीं होती। अगला है साथियों, तांबे के बर्तन नींबू से साफ किए जाते हैं, क्यों। क्योंकि नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिससे तांबे पर जमा कापर सल्फेट घुल जाता है। दोस्तों तांबे के बर्तन नींबू से साफ किए जाते हैं क्योंकि नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिससे तांबे का जमा कापर कार्बोनेट घुल जाता है और वो बर्तन साफ हो जाता है। ठीक है, अगला है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही तो उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है, वह धातु कौन सी है। तो तांबा कापर है दोस्तों। वो कौन सी धातु है जो खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तांबा होती है वो धातु, कापर। सी अगला है, कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। तो एल्युमिनियम है दोस्तों वो धातु। वो कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, तो एल्युमिनियम है। ध्यान रखना, अगला, चांदी का संक्षारण किससे होता है। हवा में मौजूद सल्फर के यौगिक कौन से होता है। ध्यान रखना, चांदी का संक्षारण किससे होता है, हवा में मौजूद सल्फर के कारण, सल्फर के जो यौगिक होते हैं उनसे, हवा में मौजूद सल्फर के यौगिक से। कौन सी धातु पूर्णतः संक्षारण मुक्त है। तो स्वर्ण और प्लेटिनम ऐसी धातु दोस्तों इनका संक्षारण नहीं होता। ध्यान रखना, कौन सी धातु हैं जिनका संक्षारण पूर्णतः मुक्त है यानी कि संक्षारण नहीं होता।
वह स्वर्ण और प्लेटिनम, ध्यान रखना, संचरण मुक्त हैं ये दोनों, प्लेटिनम Pt और स्वर्ण Au। अगला है फलों के रस के परीक्षण के लिए प्रायः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए प्रायः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। अगला है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी, कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? निकेल। ध्यान रखना, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का, Na का, ठीक है दोस्तों, Na इसका प्रतीक होता है, Na निकेल। अगला है हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाने में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाने में Fe लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, लोहे का चूर्ण जो है उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है हैबर विधि में, ठीक है, अमोनिया बनाने में। अगला है बाजार में जो विभिन्न ब्रांडों के चिप्स बिकते हैं उनके पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, क्योंकि यह आरब क्रियाशील गैस है जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और वो खराब नहीं होते हैं। तो बाजार में जो विभिन्न ब्रांडों के चिप्स बिकते हैं उनके पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये आरब क्रियाशील है जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं होता और खराब होने से बच जाती है। अगला है हमारे किण्वन में उपलब्ध प्रमुख प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कौन से हैं? तो दोस्तों किचन में उपलब्ध हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, अन्य गर्म मसाले हैं। हमारे किचन में उपयुक्त प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? हल्दी है, धनिया है, मिर्च और अन्य गर्म मसाले होते हैं, ठीक है साथियों। अगला है साथियों, लिटमस किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है, ध्यान रखना, लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। अगला है आम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो आम्ल वर्षा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि के कारण बनती है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होती है वो क्या करती है? जल से क्रिया करके क्या बनाती है? H2SO4 बनाती है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये भी जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है, HNO3, जो हमारी प्रकृति में पेड़ पौधे जीव जंतु सबको हानिकारक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अम्ल वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। अशुद्ध जल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्योंकि अशुद्ध जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होते हैं। जो अशुद्ध जल होता है उसमें कोई आयन नहीं होते हैं, क्योंकि आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो जब उसमें कोई आयन नहीं होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगला, क्या वर्षा के जल से विद्युत धारा का प्रवाह संभव है? हाँ, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने से पहले वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। कार्बोनिक अम्ल वर्षा जल को हाइड्रोजन आयन H धनायन और कार्बोनेट आयन CO3 ऋणायन प्रदान करता है, दो, जिससे विद्युत प्रवाह संभव होता है, ठीक है साथियों। अगला है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो दोस्तों तेजाब किसको बोला जाता है? तो H2SO4 को तेजाब कहा जाता है, ध्यान रखना। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब बोला जाता है। अगला है घरों में सिरका कैसे बनाया जाता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा। मंड जो होता है स्टार्च का किण्वन करते हैं, किण्वन विधि द्वारा, ध्यान रखिएगा, क्या बनता है? सिरका। अगला है स्टार्च के किण्वन के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो एसिटोबैक्टर एसीटी उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना है। स्टार्च के किण्वन के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? एसिटोबैक्टर एसीटी, ध्यान रखिएगा। अगला है इचू शर्करा क्या है? तो एसिटिक अम्ल व सिरका। क्या है इचू शर्करा? एसिटिक अम्ल या सिरका। इचू शर्करा क्या है? एसिटिक अम्ल या शर्करा। इच्छू शर्करा क्या है? एसिटिक अम्ल और शर्करा, ध्यान रखना। इच्छू शर्करा क्या है? एसिटिक अम्ल या शर्करा। अगला है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल, ध्यान रखना। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टेनिक अम्ल पाया जाता है चाय में, ध्यान रखना। अगला है
अम्लों के अम्लीय गुणों हेतु क्या उत्तरदायी है? तो अम्लों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन होता है, ध्यान रखना। अम्लों के अम्लीय गुणों हेतु क्या उत्तरदायी होता है? तो अम्लों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन होते हैं। अम्लों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है। अगला है साथियों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला है, कैमरे के अवदर्शक में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों जो कैमरा होता है, कैमरे में जो लेंस लगा होता है उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना। कैमरे के अवदर्शक लेंस में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है कैमरे के? तो उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना। किसी लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, ध्यान रखना। किसी लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है? उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की क्या समस्या होती है? दूर की वस्तुओं को देखने में, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को क्या होता है? दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु देखने में समस्या होती है, ध्यान रखना। अगला, एक व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देते हैं परंतु निकट की वस्तु नहीं देते, उसे कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष, ध्यान रखना। एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तु नहीं, तो उसे कौन सा दोष है? तो दूरदृष्टि दोष है, ठीक है साथियों।